ये है दुनिया का सबसे विशाल रेनफॉल सिमुलेटर। ये है सुकुबा जापान में। आई नो कि ये देखने में सिर्फ एक वेयर हाउस की तरह है जिसमें कई स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, पर ये बिल्डिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ होने वाले साइंस एक्सपेरिमेंट से लाखों करोड़ों लोगों की जान सेफ रहती है और इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। और यहाँ का हमें एक स्पेशल टूर मिला जिसमें हमें ये एक्सपीरियंस करने दिया गया कि दुनिया के सबसे हैवी रेनफॉल में खड़े होने पर कैसा लगता है। बारिश बहुत ही ज्यादा है, नहीं 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 झेली जा रही। जापान प्राकृतिक आपदाओं का देश है। ज्यादातर लोगों को बस भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का पता होता है, पर यहाँ पे टाइफून्स भी बहुत आते हैं। ये हरिकेन्स की तरह होते हैं। ये पैसिफिक ओशन से ऊर्जा लेकर जापान की सड़कों पर कई मीटर पानी बरसाते हैं। जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित याकिशिमा आइलैंड पृथ्वी की सबसे गीली जगहों में से एक है। यहाँ औसतन 10 मीटर बारिश होती है हर साल। और तुलना के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर साल बस 3 मीटर ही बारिश होती है, जो कि याकिशिमा आइलैंड से 3 गुना कम है। वैसे ज्यादातर समय बारिश के पानी से दिक्कत नहीं होती है। वो या तो उड़ जाता है या मिट्टी में चला जाता है, पौधे यूज कर लेते हैं या अंडरग्राउंड ऑक्यूफर में चला जाता है। पर जब कम समय में ज्यादा बारिश होती है, किसी टाइफून के बाद प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और ऐसी ही प्रॉब्लम्स को NIED के वैज्ञानिक रेनफॉल सिमुलेटर की मदद से स्टडी करके रोकने की कोशिश करते हैं। इस विशाल वेयर हाउस की छत पर 550 तो नोजल्स ही लगे हुए हैं और वैज्ञानिक इन नोजल्स की इंटेंसिटी 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से 300 मिलीमीटर प्रति घंटे तक कर सकते हैं। और एक घंटे में हुई अब तक की सबसे ज्यादा बारिश 22 ऑफ जून 1947 में 305 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी मिसौरी के हॉल टाउन में। तो ये सिमुलेटर आज तक हुई सबसे ज्यादा रेनफॉल को रिक्रिएट कर सकता है, जिससे कि ये जगह दुनिया की सबसे गीली जगह बन जाती है। और मैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की धूप का आनंद ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने वेरिटेशियम प्रोड्यूसर पीटर को भेजा है मेरी जगह पे। ये बहुत ही जल्दी बारिश शुरू करने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से मैं अपना जैकेट पहन लेता हूँ। अब तैयार हूं मैं। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बारिश है। अभी मेरे चारों ओर एग्जैक्टली 300 मिलीमीटर की बारिश हो रही है, वो भी हर घंटे। हमें आए हुए अभी बस 5 मिनट ही हुए हैं और देखिए कितना पानी भर गया है यहाँ पर। बारिश की बूंदें कितनी बड़ी दिख रही है जमीन पर। ये वाकई आतिशबाजी है। मैंने ऐसा अपनी लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सिमुलेटर के नोजल पर 4 अलग अलग डायमीटर के होल होते हैं, जिससे कि वो अलग अलग साइज के रेन ड्रॉप्स गिरा सके, क्योंकि साइज पर ही डिपेंड करता है कि रेन ड्रॉप कितनी तेजी से गिरेगा। वैसे आपने जरूर ऐसी बारिश एक्सपीरियंस की होगी जिसमें बड़ी बड़ी बूंदें आपके फेस पर थप्पड़ सा मारती हैं, या आप छोटी छोटी बूंद के ओस से गुजरे होंगे। क्योंकि रेन ड्रॉप जितनी छोटी होगी वो उतना ही धीरे गिरेगी। रेनड्रॉप्स पर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। एक बड़ी रेनड्रॉप का वेट टू सरफेस एरिया रेशियो ज्यादा होता है, जिससे कि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए वो तेज गिरती हैं। वो रेनड्रॉप जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से गिरती है। वहीं 3 मिलीमीटर वाली रेनड्रॉप 6 मीटर प्रति सेकंड से गिरती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही असली रेनड्रॉप कार्टून वाली जैसी नहीं दिखती हैं। वैसे रेनड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती है और हाँ, नीचे से फ्लैट, क्योंकि नीचे से हवा इन पर प्रेशर लगाती है। अब अगर रेनड्रॉप ज्यादा बड़ी है तो वो बिल्कुल फ्लैट होकर नीचे से पैराशूट जैसी बनती है और टूट जाती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। बाढ़ को जापान बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जुलाई 2018 में जापान में हर जगह बाढ़ आई हुई थी प्रैपिरोन टाइफून की वजह से। कुछ जगहों पर तो ऐसा हो गया था कि 2 मीटर तक पानी भर गया था 10 दिनों के अंदर ही। और बाढ़ इतनी ज्यादा तेज थी कि 80 लाख लोगों को उनके घर से इवैक्यूएट करना पड़ा था और लगभग 200 लोग मारे गए। बाढ़ की वजह से 1 ट्रिलियन येन या 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इस 4 करोड़ आबादी वाले शहर से 100 नदियां अपना रास्ता बनाती हैं। तो नदियों को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए शहर के अंदर पाइप्स और टनल्स बने हुए हैं, जो कि एक बड़े स्टोरेज टैंक तक जाते हैं। नाउ अक्टूबर 2019 में हैगेबिस टाइफून 24 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर की बारिश शहर पर कर देता है। अब अंडरग्राउंड सिस्टम 12 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि डैमेजेस में 1.7 बिलियन डॉलर सेव होता है। पर बाढ़ ही इकलौती दिक्कत नहीं है।
जापान में बहुत पहाड़ भी हैं और कई सारे टाउन और विलेजेस वैलीज में बने हुए हैं। सो इन्हें तेज बारिश के साथ मिला दीजिए और एक और आपदा तैयार खड़ी है। अरे बाप रे! ओ! पूरा घर चला गया। NIED के रिसर्चर्स ने ऐसी 7 लाख जगहें ढूंढी हैं जहां लैंडस्लाइड घरों को उजाड़ सकती है। पर लैंडस्लाइड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि लैंडस्लाइड होगी या नहीं होगी। होगी तो कितनी बड़ी होगी, कितना तेज स्लाइड होगा और कितना ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। सिर्फ स्लोप एंगल और बारिश कितनी हुई है इतना ही नहीं, इवन मिट्टी किस तरह की है, उसमें कैसे मिनरल्स हैं, किस तरह की खेती होती थी, सब कुछ असर करता है। ये 2020 में नॉर्वे में हुए एक लैंडस्लाइड की फुटेज है। यहाँ पे स्लोप एंगल बिल्कुल ना के बराबर है, पर ये पूरा का पूरा एरिया क्विक क्ले के ऊपर टिका हुआ था और ये क्ले बहुत ही अनस्टेबल होती है। ये बारिश में पानी के कांटेक्ट में आकर लिक्विड बन जाती है। इस केस में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस कुछ घर पानी में चले गए थे। एंड लैंडस्लाइड्स के पीछे की इतनी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स ही वो वजह है कि यहाँ रेनफॉल सिमुलेटर में हो रहा काम इतना इम्पोर्टेंट है। मैं अम्ब्रेला के बिना बारिश में जाना चाहता हूँ। मेरे पास बस मेरी जैकेट है। मेरी प्यारी जैकेट पता नहीं कब तक चलेगी, पर अब तो यही है, ट्राई करते चलो। वाओ! अरे नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। मैं तो वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, झेली जा रही। मेरी जैकेट तो वाटरप्रूफ थी, इसीलिए कुछ हुआ नहीं, पर मेरी जींस में पूरा पानी भर गया है। लैंडस्लाइड्स की स्टडी के लिए वेयर हाउस एक अनोखी चीज करता है, ये मूव करता है। रेनफॉल सिमुलेटर 5 में से किसी एक पोजीशन में हो सकता है। इसकी रफ्तार जो है वो 1 मीटर पर मिनट होती है। 1 मीटर पर मिनट। वाओ! ये इन रेलवे ट्रैक्स पर चलता है। जब भी इस वेयरहाउस को चलाना होता है तो इस बड़े रेंज से ये बोल्ट खोलने पड़ते हैं। देखिए इस तरह से। और ये जो पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, जो सारे पानी को ऊपर स्प्रिंकलर्स तक पहुंचाते हैं। इस पाइपलाइन में ओपनिंग्स है। लाइन के साथ साथ ही जगह जगह पर ऐसी कई सारी ओपनिंग्स है। तो जब ये चलता है तो बस दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है लैंडस्लाइड टेस्टिंग फैसिलिटी। हाँ, ये जो सामने है वो 30 डिग्री का स्लोप है। आप देख सकते हैं ये काफी शैलो लैंडस्लाइड है। आप यहाँ लगभग 1 मीटर की गहराई तक आराम से मिट्टी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ ऊपर सैंड और सोइल डालते हो और फिर बिल्डिंग को यहाँ पर चला कर लाते हो। इस वाले स्ट्रक्चर को इस तरफ लाते हो जी, और फिर इस पर बारिश करा देते हो। हाँ जी। ये 20 डिग्री का स्लोप है, 20 डिग्री का। अच्छा, तो आपके पास 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री के स्लोप से। बिल्कुल। तो लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? जब मिट्टी को नीचे खींचने वाली ग्रेविटी मिट्टी को होल्ड करने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है, तब लैंडस्लाइड्स होते हैं। अफवाह फैली हुई है कि पानी चीजों को स्लिपी बना देता है, तो बारिश पड़ती है और पानी ग्राउंड के अंदर जाता है और मटेरियल्स को स्लिपरी बना देता है और लैंडस्लाइड हो जाती है। पर ऐसा होता कुछ नहीं है। पानी तो कई मटेरियल्स के साथ एंटी लुब्रिकेंट का काम करता है, कई सारे, जैसे कि क्वार्ट्ज जो पृथ्वी पर मिट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो पानी सॉइल को स्लिपरी नहीं बनाता, पर सॉइल में पोर्स होते हैं और इन पोर्स में मिनरल्स होते हैं, कण होते हैं और उनके बीच में होता है खाली स्पेस। और जब बारिश होती है तो पानी इन पोर्स में भर जाता है और जब बारिश लगातार होती ही रहती है तो इन पोर्स के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे कि पोर्स के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जो स्लाइड वैसे ही गिरने वाली थी, अब ये फ्रिक्शन में आई हुई कमी के कारण और भी नीचे धंसने लगती है और लैंडस्लाइड हो जाती है। हमारे गणितीय मॉडल अभी भी एक चीज को प्रेडिक्ट करने में काफी पीछे हैं कि मिट्टी धीरे से नीचे आएगी या बहुत तेजी से आएगी। ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके बारे में जानने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करना एक अच्छा आइडिया है।
और एक्सपेरिमेंट के स्केल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कई लोगों के पास अपनी लैब में लैंडस्लाइड का एक छोटा सा मॉडल होता है, पर कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका असर इतने छोटे स्केल पर भांपा नहीं जा सकता, इसलिए बड़ा स्केल होना जरूरी है। जापान में जितनी बड़ी सिमुलेशन वो लोग करते हैं उतनी बड़ी काफी बढ़िया है। तो लैंडस्लाइड्स को रोका कैसे जा सकता है? कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम स्टील बीम्स और जाल को स्लोप में डालकर उसे मजबूत बना सकते हैं, या हम टॉप लेयर को खोदकर स्लोप का एंगल भी कम कर सकते हैं। और जब ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब इंजीनियर्स ढलान में ड्रिल करके पाइप्स डाल देते हैं भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही और भी उपाय हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स को बीच में रोकने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बना देना, जिससे कि लैंडस्लाइड किसी रेसिडेंशियल एरिया तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुक जाए। पेड़ भी लैंडस्लाइड्स को रोकने में बहुत मदद करते हैं। इनकी रूट सिर्फ सॉइल को होल्ड करके ही नहीं रखती, बल्कि ग्राउंड से पानी को भी हवा में ले जाती है, जिससे कि ग्राउंड का पानी ड्रेन होकर ग्राउंड का वाटर लेवल कम हो जाता है। अब क्योंकि टिम्बर इंडस्ट्री ढलानों से ही पेड़ को काट रही है, तो लैंडस्लाइड्स अब और आम बात हो गई है। पिछले दशक में ही ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लैंडस्लाइड्स का नंबर 10 गुना तक बढ़ गए हैं। हम इंसान लैंडस्लाइड्स करने में माहिर हैं। उनके होने की रफ्तार किसी भी नेचुरल रीजन से ज्यादा हमारी वजह से बढ़ी है। जब भी हम कुछ पहाड़ों पर बनाने जाते हैं या उन पर मटेरियल्स का लोड बढ़ाते हैं या पेड़ों को काटते हैं, उससे लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिएटल में हुई एक स्टडी ने बताया था कि वहां पर हो रही 85% से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हम इंसानों की वजह से ट्रिगर हो रही थी, ऐसा कहना है। वैसे तो इस फैसिलिटी का मुख्य मोटिव लैंडस्लाइड्स को स्टडी करना, उन्हें कम करना है, पर यहाँ पर इसकी भी स्टडी होती है कि तेज बारिश और हवा में ड्रोन्स कैसे काम करते हैं। यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की भी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रेनी वेदर में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना सीखते हैं। एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स 2 तरीकों से अपने आसपास के एरिया को समझती हैं, या तो कैमरों से या लाइडर सेंसर से। एंड इन दोनों की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी बारिश में कम हो जाती है। लगातार बारिश के एनवायरनमेंट में ट्रेन करने से इंजीनियर्स को आने वाली दिक्कतों के सॉल्यूशंस निकालने में आसानी होती है। जापान में बारिश की हालत बदल रही है। इस सदी में बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है और कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। आप यही पाएंगे। जब तक इंसानों की फॉसिल फ्यूल की लत खत्म नहीं होगी ना, तब तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और बढ़ते ही रहेंगे। 30 साल में ही जापान में 1 घंटे में 50 मिलीमीटर पड़ने वाली बारिश 40% ज्यादा हो गई है। उसकी डबल इंटेंसिटी वाली बारिश तो 70% तक ज्यादा हो गई है। सो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भविष्य में एक्सट्रीम रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स के नंबर बढ़ने ही वाले हैं। इसीलिए इस दुनिया के विशाल रेनफॉल सिमुलेटर में हो रहा ये काम बहुत जरूरी होता जा रहा है। पर शायद हमें क्लाइमेट चेंजेस के रूट कॉज पर काम करना चाहिए, ना कि उसके आउटकमों को रोकने पर।